हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? हम आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज का सेशन जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत के बारे में। ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दरअसल ये जो टॉपिक है हम लोग को फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का पार्ट्स है। ठीक है, तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में हम लोग फोर्स के बारे में जितने भी बल है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। अगर आप नहीं देखे हो तो आप मेरा पुराना वीडियो देख लें। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ेंगे संवेग संरक्षण के सिद्धांत के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो छोड़ के कहीं जाइएगा नहीं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि आपको जब भी यहाँ से कोई वीडियो यहाँ से अपलोड किया जाए तो आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, सो गाइस हम ऐसे इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे, खुद क्लास में ही समझ जाएंगे, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा वो आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए। हम लोग चलते हैं संवेग संरक्षण के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे और इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो हम इसके बारे में डिफिनेशन के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम है क्या। कहता है कि जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया होती है, जब दो वस्तुओं के बीच में पारस्परिक क्रियाएं होती हैं तो उन पर आरोपित बाह्य बल जो होता है शून्य हो जाता है। ठीक है, जैसे आप उदाहरण के लिए देखिएगा, अगर जब दो गेंद क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट दिशा में या एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। ठीक है, जब क्या होता है कि दोनों में जब टक्कर होता है, जब दोनों में कोलिजन का क्रिया होता है तो वो क्या करते हैं, मतलब टक्कर होने से पहले उनका मान शून्य होता है और टक्कर होने के बाद में भी शून्य होता है। तो लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि जब दो वस्तुओं के बीच में जब पारस्परिक क्रियाएं होती है तो उन पर आरोपित बाह्य बल जो होता है शून्य हो जाता है, तो उनका कुल संवेग जो होता है नियत रहता है या संरक्षित रहता है। उनमें जो भी संवेग होगा, जो भी मोमेंटम होगा, वो क्या होगा, नियत होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके डिफिनेशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में जब पारस्परिक क्रियाएं होती हैं तो उन पर आरोपित बल शून्य होता है या उनका संवेग संरक्षित रहता है। देखिए, यही है उनका वेग जो उनका वेग संवेग जो होता है संरक्षित रहता है। पर जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में पारस्परिक क्रियाएं होती है तो उन पर आरोपित बल जो होता है शून्य होता है। उन पर आरोपित बल जो होता है क्या होता है, शून्य होता है, या उनका संवेग जो होता है संरक्षित रहता है। जैसे आप देख लीजिए, यहाँ पे हमने क्या किया, एक गेंद को लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया, एक गेंद को लिया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, जब ये बॉल जो है दोनों क्या करेगा, जब टक्कर करेगा, इसका नाम रख लेते हैं M1 और इसका नाम रख लेते हैं M2। जब दोनों के बीच में टक्कर होगा तो ये दोनों का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दोनों का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, या टक्कर होने के बाद भी इनका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अर्थात इनका संवेग जो रहता है, इनका संवेग जो होता है वो क्या होता है, मोमेंटम जो होता है वो क्या हो जाता है, आपका संरक्षित हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रक्षित हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल को हम देने वाले हैं। जैसे बंदूक से जब गोली छोड़ते हैं तो वो किस सिद्धांत पे काम करता है, या रॉकेट को जब उड़ाया जाता है तो ये सबसे अच्छा
एग्जाम्पल जो है रॉकेट का उड़ाना जो है, इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, ठीक है, बने रहिए मेरे वीडियो में। आगे हम लोग बढ़ते हैं संवेग संरक्षण का उदाहरण के बारे में, या संवेग संरक्षण का कौन कौन से उदाहरण होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। एक बार और हम इसको समझ लेते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच में पारस्परिक क्रियाएं होती है तो उन पे आरोपित बल जो होता है वो शून्य होता है, या उनका मोमेंटम जो होता है क्या होता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं इसके उदाहरण के बारे में, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे बताते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल देके चलते हैं आपको, ठीक है, ताकि आप वीडियो को छोड़ के जाइएगा नहीं, ठीक है। तो आप बने रहिएगा मेरे वीडियो में, ठीक। जब बराबर संवेग वाली दो गेंदों को जब हम क्या करते हैं आपस में टकराते हैं, जब बराबर संवेग बराबर मोमेंटम वाला दो गेंद को लेते हैं और दोनों को आपस में टकराते हैं, तो दोनों गेंद अचानक क्या होता है, रुक जाता है। दोनों बल जो होता है क्या होता है, अचानक रुक जाता है। रुकने के बाद उसमें जो टक्कर होता है तो उनका संवेग जो होता है क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। टक्कर होने के बाद उनका संवेग जो होता है शून्य हो जाता है, या टक्कर के बाद भी उनका संवेग जो होता है शून्य होता है। अर्थात निकाय का शून्य संवेग जो होता है, निकाय का संवेग जो होता है वो क्या होता है, नियत रहता है, ठीक है, या संरक्षित रहता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, संवेग संरक्षण के सिद्धांत को समझ सकते हैं, ठीक है। एक बार और हम आपको समझा दें, ठीक है। जब दो गेंद को जब हम क्या करते हैं आपस में टकराते हैं तो उनका संवेग जो होता है, उनका मोमेंटम जो होता है वो क्या हो जाता है, टकराने के पूर्व भी क्या होता है, शून्य होता है, और टकराने के बाद भी क्या होता है, शून्य रहता है। इससे क्या होता है, उनका मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, नियत रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं उसके बारे में, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये क्या करते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। आगे बने रहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल जो है हम लोग लिखते हैं, संवेग संरक्षण का कुछ एग्जाम्पल हम लोग आज देखेंगे, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल जो है, बंदूक से छोड़ी गई गोली के बारे में, ठीक है। बंदूक से छोड़ी गई गोली के बारे में देखिएगा, जब अभी तो नया वाला जो बंदूक आया है वो SLR या बहुत सारे टाइप्स का बंदूक जो है, गन्स जो है वो अभी मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन पुराने वाला जो था, ठीक है, लकड़ी का जो बना होता था, उसको चलाने से पहले इंसान क्या करता था, उसको कांधे पर रख के, इस पे कांधे पर रख के उसको निशाना लगाता था। इससे होता था ये कि जब बंदूक का जो गोली बाहर निकलता था तो वो काफ़ी वेग से बाहर निकलता था, जिसके कारण न्यूटन्स थर्ड लॉ जो है वो क्या कहता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ठीक है। तो उसमें होता ये है कि जितना जोर से अगर आप किसी पे बल लगाइएगा या किसी को मारिएगा तो उतना ही वेग से वो क्या करेगा, आपको भी हर्ट करेगा, ठीक है। तो ये संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है ये न्यूटन्स के सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ का मिश्रण है, ठीक है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत में न्यूटन्स थर्ड लॉ में कहता है कि क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया या बराबर प्रतिक्रिया होता है। तो संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है उसी का एक क्या है, ग्रुप है। जब हम बंदूक से गोली को छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, बंदूक का जो गोली जो होता है वो काफ़ी वेग से बाहर निकलता है, जिसके कारण वो पीछे की तरफ प्रेशर डालता है। पीछे की तरफ प्रेशर डालता है, अगर हम बंदूक को अच्छा तरह से नहीं पकड़े रहेंगे तो वो हमको क्या कर सकता है, हर्ट पहुंचा सकता है, ठीक है। इसलिए जब पुराना वाला जो बंदूक था, लकड़ी का जो बड़ा वाला बंदूक तो था, उसको चलाने से पहले लोग क्या करते थे, कंधा पे उसको रख के चलाते थे एकदम कस के, ताकि जब गोली निकले तो वो काफ़ी वेग से निकलेगा, काफ़ी तेज़ी से निकलेगा, और पीछे की तरफ भी उतना ही वेग से वो क्या करेगा, धक्का मारेगा, जिसकी वजह से वो क्या करते थे, कंधा पे रखते थे। कंधा पे रखने से फ़ायदा ये होता था कि पूरा बॉडी का भार और जो आपका गन था उसका भार क्या हो जाता है, एक सीध में हो जाता है, एक समान हो जाता था, ताकि इंसान पीछे की तरफ गिरे नहीं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, रॉकेट के बारे में, रॉकेट या प्रणोदक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए पूछता है कि बंदूक से छोड़ी गई गोली जो है वो किसका एग्जाम्पल है, तो आप बता सकते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ भी बता सकते हैं, संवेग संरक्षण का सिद्धांत भी बता सकते हैं, ठीक है। एक मिनट बने रहिएगा थोड़ा सा। हाँ, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे रॉकेट के बारे में और प्रणोदक के बारे में। देखिएगा, किसी रॉकेट का उड़ान जो है उन शानदार उदाहरणों में से एक है। रॉकेट का उड़ान जो है, रॉकेट किस तरह का होता है पहले हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है रॉकेट का,
थोड़ा सा आप लोग क्या करते हैं इसको देखते हैं। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल में क्वेश्चन में पूछता है कि रॉकेट का उड़ना जो है, रॉकेट का जो उड़ना है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, शायद इसके जैसा है रॉकेट। ठीक है, यहाँ पे कुछ लगा होता है, पावर बूस्टर या पावर इंजन लगा होता है। ठीक है, तो रॉकेट जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, बहुत बार रिपीट किया हुआ है कि रॉकेट का उड़ना जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आप क्या बताएंगे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, संवेग संरक्षण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है रॉकेट या प्रणोदक है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा क्या करेंगे, रॉकेट के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, देखिए जब हम क्या करते हैं, रॉकेट में जब ईंधन डालते हैं, रॉकेट में क्या होता है, ईंधन डालते हैं, तो ये क्या करता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ का ये फॉलो करता है। ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ के या संवेग संरक्षण के सिद्धांत का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। न्यूटन के थर्ड लॉ और संवेग संरक्षण का सिद्धांत का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर कोई आपसे पूछे, कोई भी पूछे कि रॉकेट का उड़ना जो है, फ्लाइंग ऑफ रॉकेट, विच इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइंग ऑफ रॉकेट, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताइएगा, लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। अगर कोई आपसे पूछ दे कि रॉकेट का उड़ना जो है, या एक और एग्जांपल देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल देंगे आपको। ठीक है, आप सुनिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ मेहनत है इसमें। तो आपसे यही राय है कि आप वीडियो को छोड़ के भागे नहीं, जाए नहीं। ठीक है, आप अच्छा तरह से ध्यान दें। तो रॉकेट का उड़ना जो है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। देखिए जब हम इसमें क्या करते हैं, रॉकेट को जब लॉन्च करते हैं, उड़ाते हैं, तो इसमें काफ़ी सारा ईंधन लगते हैं। ठीक है, ईंधन लगते हैं। जब ईंधन क्या करता है, जलता है, जब ईंधन जलता है तो ये क्या करता है, पीछे की तरफ काफ़ी धुआं छोड़ता है। पीछे की तरफ क्या होता है, धुआं छोड़ता है। तो इसमें बराबर क्या होता है, क्षय होता है। इसके शक्ति में, इसके मोमेंटम में क्या होता है, क्षय होते जाता है। इसका गति तो ऊपर की तरफ तेज होता है, लेकिन इसके वजन में, इसके वेट में क्या होता है, बराबर कमी आते रहता है। ठीक, कमी इसलिए आता है कि जो इसमें ईंधन जिस वेट से डाले हुए हैं, तो ईंधन बराबर क्या होता रहता है, जलते रहता है। जब जलते रहेगा तो वो क्या होगा, उसका वेट कम होते जाएगा। जब कम वेट होते जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके नोजल जो होते हैं, पीछे की तरफ नोजल जो होते हैं, उसमें से क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा उसमें से गैस निकलता है। गैस निकलने के बाद इसके द्रव्यमान में क्या होता है, लगातार परिवर्तन होते रहता है। क्योंकि रॉकेट से गैस निकलती रहती है, क्योंकि इसमें से गैस जो होता है बराबर निकलती रहती है, और रॉकेट से निकलने वाला गैस लगभग अस्थायी वेग की गति करते रहती है। अस्थायी वेग से इसमें जो गैस निकलता है वो अस्थायी वेग से क्या करता रहता है, गति करते रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, जब इसमें से गैस निकलता है तो इसके ईंधन जो होते हैं वो मतलब बराबर क्या होता है, दहन होते रहता है। तो दहन होने के दौरान जो इसके दर होते हैं, निकलने का जो दर होता है, इसके ये क्या होता है, अस्थाई होते जाता है। और संवेग भी अस्थाई होता है। आप जानते हैं कि संवेग जो होता है क्या होता है, अस्थाई होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि संवेग जो होता है क्या होता है, अस्थाई होता है। ठीक है, क्योंकि गैस निकलने के लिए ईंधन, इसमें से जो गैस निकलता है वो क्या होते रहता है, इसके वेट में कमी होते रहता है। इसलिए त्वरण भी क्या हो जाता है, जब संवेग क्या होगा, 0 होगा, तो त्वरण भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं, संवेग जो होता है, संवेग जब 0 होगा, संवेग जब 0 होगा तो त्वरण भी 0 होगा। देखिए जब संवेग क्या होता है, 0 होता है, तो इसका त्वरण भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए त्वरण जो होता है अस्थायी नहीं होता है। अब जानते हैं कि त्वरण जो होता है अस्थायी नहीं होता है, इसलिए रॉकेट का वेग जो होता है, त्वरण, रॉकेट का वेग और त्वरण दोनों वृद्धि करती है। इस रॉकेट में क्या करता है, त्वरण और रॉकेट का वृद्धि, ये त्वरण दोनों क्या करता है, इसमें वृद्धि करता है, और रॉकेट तेजी से क्या करता है, ऊपर की ओर बढ़ते चला जाता है। ठीक है, एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। रॉकेट का जो ईंधन होता है वो क्या लगातार कमी होते रहता है उसमें। ठीक है, जलते रहता है, और जलने के पश्चात जो भी वो क्या करता है, नीचे की तरफ जो धुआं छोड़ता है वो क्या करता है, नीचे की तरफ वो क्या करता है, फोर्स लगाता है, नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। और रॉकेट जो है क्या करता है, उसमें जो भी इंजन लगे रहते हैं वो ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। ठीक है, तो दोनों नीचे और ऊपर की तरफ ये क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों काम होता है। न्यूटन थर्ड लॉ का यहाँ पे लॉ जो होता है वर्क करता है। ठीक है,
तो दोनों साथ एक आप देखे होइएगा न्यूटन थर्ड लॉ में मैंने बताया था कि जब नदी के किनारे हम लोग नाव लेके जाते हैं, जब हम लोग कूदते हैं तो नाव क्या होता है, पीछे की तरफ खिसक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही क्रिया होता है। जब ये क्या करता है, काफ़ी मात्रा में गैस छोड़ता है तो इसकी इंजन जो है क्या करता है, काफ़ी मात्रा में ऊपर तेजी से भागता है। ठीक है, इसी इसी की वजह से ये क्या होता है, काफ़ी तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ते चला जाता है। इसके संवेग जो होता है, संवेग और संवेग जो होता है शून्य हो जाता है। तो त्वरण क्या होता है, त्वरण तो अस्थायी नहीं होता है। त्वरण क्या होता है, अस्थायी नहीं होता है। इसके वजह से ये क्या करता है, इसके वेग में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होता है और वे ऊपर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। नेक्स्ट चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग बलून के बारे में। जैसे आप देखे होइएगा छोटे बच्चे होंगे तो आप गुब्बारा से बहुत खेले होइएगा। ठीक है, तो गुब्बारा से जब हम लोग खेलते थे तो उसमें क्या होता था, जब गुब्बारा को हम लोग फुला देते थे, हवा भर देते थे, तो उसमें क्या होता था, गुब्बारा 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 या बलून, बलून का स्पेलिंग देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो हम क्या करते थे, जब बलून में हवा भरते थे, ये क्या हो गया, आपका बलून हो गया। ठीक है, इस टाइप का बलून होता है, इसमें हम लोग क्या किए, हवा फिल कर दिए। ठीक है, इसमें हवा फिल कर दिए। कहीं से ये क्या होता था, लीक हो जाता था। कहीं से लीक होता था तो ये क्या करता था, इसके अपोजिट साइड में भागता था। इसकी क्या करता है, अपोजिट साइड में भागने लगता था। या जब हम लोग क्या करेंगे, बलून को हवा भर के उसके मुंह को छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया या साइड में भागना शुरू हो जाएगा। यानी अपोजिट साइड में, जहाँ से हवा निकलेगा उसके अपोजिट साइड में ये क्या करता है, भागना शुरू कर देता है। अब इसके कंसेप्ट को अच्छा तरह से आप सुनिएगा। कह रहा है कि जब हवा से भरे बलून में छेद या उसके मुंह को छोड़ दिया जाता है तो वो तेजी से विपरीत दिशा में चलने लगती है। वो क्या करता है, विपरीत दिशा में तेजी से चलने लगता है। इसका कारण यह है कि छिद्र या मुंह को माध्यम से तेजी से निकलने लगता है। हवा जो होता है उसके माध्यम से तेजी से निकलने लगता है। इस कारण जो होता है उसमें संवेग में परिवर्तन होता है। संवेग में क्या होता है, इसके परिवर्तन होता है। ठीक है, इससे हवा जो होता है उसके संवेग में परिवर्तन होता है और इसके विपरीत जो होता है, बैलून क्या करता है, संवेग में परिवर्तित होने के कारण बैलून जो होता है क्या होता है, हवा में तेजी से विपरीत दिशा में चलने लगता है। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, गुब्बारे से हवा का निकलना। गुब्बारे से हवा का निकलना। आप समझ गए होंगे ये तीनों उदाहरण। ठीक है, तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में बस इतना ही आपको पढ़ना था। कुछ न्यूमेरिकल जो है हम आपको अभी बनवा देते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ में। कह रहा है किसी 6 किलोग्राम की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। किसी 6 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है। सबसे पहले ये क्या दे दिया है, आपका मास दे दिया है। मास यानी m यानी द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना दे दिया है आपका, 6 kg दे दिया है। ठीक, उसके बाद एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन मतलब a मतलब त्वरण। त्वरण आपका कितना दे दिया है, 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पूछ क्या रहा है, फोर्स। फोर्स यानी F बराबर बल। बल आपका पूछ रहा है, बल बराबर वाट। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, जब मैं आपको ये बता रहा था तो एक मैंने फार्मूला लिखाया था, F इक्वल टू ma। मैंने एक फार्मूला लिखाया था, ये फार्मूला पे ही, इसी फार्मूला पे बनेगा। ठीक है, जैसे हम लोग को F पता नहीं है। ठीक है, F पता नहीं है तो हम लोग के पास क्या है, मास है और एक्सीलरेशन है। ठीक है, हम क्या करेंगे, 6 kg इंटू 6 kg इक्वल टू 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कर देंगे। ये 6 से 4 में गुना करेंगे, 6 चौका 24 kg मीटर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 24 न्यूटन। न्यूटन का जो ये होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर होता है 1 न्यूटन। ठीक है, n का जो वैल्यू होता है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन जो है कह रहा है कि कोई बल किसी 18 किलोग्राम की वस्तु में 15 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है तो बल की गणना करें। ये भी जो है पहले वाले क्वेश्चन के जैसा बनेगा। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको आप क्या करेंगे, स्किप करेंगे और इसको बनाकर मेरे कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर सेंड करेंगे। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। नहीं बनेगा तो हम थोड़ा सा बता देते हैं आपको। करना क्या है, ये क्या हो गया आपका मास हो गया। ठीक है, मास यानी द्रव्यमान 18 kg हो गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन कितना है, 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, फोर्स नहीं है, फोर्स की गणना करना है। क्या करना है, F इक्वल टू ma फार्मूला पर ये कर देना है, आपको पुट कर देना है। तो F बराबर हो जाएगा कितना, F बराबर हो जाएगा 18 kg और गुना कितना हो जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको आप गुना कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 270 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या 270 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, 270 न्यूटन होगा। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, काफ़ी आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 25 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 125 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वस्तु में त्वरण की गणना करें। इसमें एक्सीलरेशन निकालना है। सबसे पहले आप देखिए, द्रव्यमान दे दिया है, द्रव्यमान बराबर कितना दिया है आपका 25 kg दिया है, 25 kg दिया है। ठीक है, उसके बाद फोर्स कितना दे दिया है, बल जो है कितना दे दिया है 125 न्यूटन यानी 125 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, आपको निकालना क्या है, एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन मतलब त्वरण आपको ज्ञात करना है। त्वरण का फॉर्मूला जो होता है F बराबर ma। ठीक है, इसी फॉर्मूला को तोड़कर निकाला गया है एक फॉर्मूला। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सीलरेशन निकालने के लिए यहाँ पे a इक्वल टू लिखते हैं F/m। ठीक है, F/m निकालते हैं। ठीक है, इसको क्या करते हैं, F/m लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इस फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है बल बट्टा द्रव्यमान, या F इक्वल टू होता है, A इक्वल टू F/m। ठीक है, इस फार्मूला पे हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे। ठीक, एक्सीलरेशन हमको नहीं पता है। ठीक है, 25 kg लिखेंगे और बाई क्या करेंगे 125 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको काटेंगे 25 25 625 6 के 1 मिनट 125 kg, 125 kg है यहाँ पे, 125 kg यहाँ पे 125 kg मीटर पर स्क्वायर होगा, ऐसे होगा। ठीक है, 125 kg यहाँ पे छूट गया था, सॉरी, मीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, kg से kg कट जाएगा, 25 25 625। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका निकल जाएगा। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक बार और समझ लीजिए इसको। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 25 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को 125 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो वस्तु का त्वरण ज्ञात कीजिए। इसमें त्वरण एक्सेलरेशन ज्ञात करना था, तो A बराबर ma फार्मूला से ही ये निकल के आया है। A इक्वल टू होता है F/m होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले द्रव्यमान देखेंगे, इसका वेट जो है कितना दे दिया है, मास जो है 25 kg दिया हुआ है और इसका फोर्स जो है 125 न्यूटन दिया है। 125 न्यूटन इक्वल टू होता है 125 kg पर मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो त्वरण बराबर होता है बल बटा द्रव्यमान, A बराबर F/m। ठीक है, 25 kg बटा 125 kg मीटर प्रति सेकंड, तो इसको काट दिए तो 6 मीटर प्रति सेकंड आ गया। एक्सीलरेशन कितना निकलेगा, 6 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब देखिए इसमें का जितने भी न्यूमेरिकल है आप बनाएंगे। ठीक है, नहीं बनेगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं बना है,
हम वहाँ से बना के आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। या एक दिन हम क्या करेंगे, टोटल को बना लेंगे, इसी तरह आप कोशिश करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पूरा वीडियो इसका नहीं देखे हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन का, तो हम डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लिंक डाल देंगे, इस वीडियो का, टोटल वीडियो का जो भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। आप वहाँ से पूरा कर लेंगे, ठीक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।